मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भटक रहे परिजन। नहीं होगा बसों का संचालन प्रारंभ, बस ऑपरेटरों ने लिया निर्णय। और जिला आपदा प्रबंधन समूह बना भाजपा समूह। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना से हुई मौत को प्रमाणित करने के लिए एकमात्र माध्यम मृत्यु प्रमाण पत्र होता है, जिसमें कोरोना से हुई मौत का कारण उल्लेखित होना आवश्यक है। इन योजनाओं की गाइडलाइन पर नजर दौड़ाई जाए तो ऐसा लगता है कि प्रशासन द्वारा जिन्हें कोविड से मृत्यु होना बताया गया है, उन्हें ही इन योजनाओं का लाभ मिलने की संभावना है, जबकि वास्तव में शासकीय आंकड़े से कहीं ज्यादा लोगों की कोविड से मौत हुई है। अब मुश्किल इसी को लेकर आने वाली है। लोगों का कहना है कि उनके परिजनों की मौत कोविड से हुई है, लेकिन कोविड टेस्ट में पॉजिटिव नहीं थे, बल्कि सिटी स्कैन में संक्रमण ज्यादा होने के कारण इलाज कोरोना का किया गया और उनकी मृत्यु भी कोरोना से हुई है। लेकिन प्रमाण पत्रों में मौत का कारण कोरोना नहीं बताया जा रहा है और यही समस्या सबसे ज्यादा है। यह कैसे सुलझेगी, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का असर प्रदेश में कम होने पर 1 जून से प्रदेश में और जिले में अनलॉक किया जा रहा है, जिसमें शासन द्वारा बस परिवहन प्रारंभ करने का भी निर्देश जारी किया गया है। लेकिन बस संचालकों द्वारा अभी बस नहीं चलाने का निर्णय लिया गया है। बस संचालकों का कहना है कि कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन होने से बस नहीं चल रही है, लेकिन शासन द्वारा अप्रैल और मई का टैक्स भरने को कहा जा रहा है। जून माह का भी टैक्स जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है। हम टैक्स जमा करने राशि कहां से लाएंगे? करीब 1 वर्ष से बसों का संचालन नहीं होने से बस ऑपरेटरों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थितियों में बसों का संचालन करना संभव नहीं है। विड़ंबना इतनी बेकार है कि आज पूरे जिले में बस ऑपरेटर लोग बस संचालन करते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान लोगों को लाना ले जाना करते हैं। लेकिन कलेक्ट्रेट से इस संबंध में हमारे पास मीटिंग हो रही है। हमारा प्रतिनिधि कोई खबर ही नहीं आई और कोई गया भी नहीं। पहले कलेक्टर साहब का आदेश था कि बस बंद रखें, लेकिन पता चल रहा है कि परसों के दिन कल की मीटिंग में बोल दी वहाँ पे उन्होंने कि संचालन बस परिवहन संबंधित चालू रखें। भैया हम अप्रैल का टैक्स कहाँ से लाएंगे, मई का टैक्स कहाँ से लाएंगे? और अभी फिर बोल रहे हैं जून का पटाना। 5% भी पैसेंजर नहीं निकल रहा है, क्योंकि इतना डर भरा हुआ और इतनी गंभीर बीमारी है। अभी तो तीसरा एक लहर और आ रही है, पता नहीं क्या होता है उसमें। मैं आपको बता दूं कि अप्रैल 12 तारीख से लेकर के 15 मई तक की स्थिति ये थी कि लोग घर से तो मतलब इतना डर भया हुआ था कि लोग हॉस्पिटल नहीं जा रहे थे। जिधर बने उधर ही सुने कि मौत हो रही। लोग डर गए। तो किस उद्देश्य से पैसेंजर बस में बैठेगा? क्या बीमारी फैलाएगा अपने बाजू में? क्या हम डिस्टेंस का पालन करेंगे बस में? बस तो सुगड़ीच रहना है ना। 30 सीटर गाड़ी में हम तो 30 लेके चलेंगे, क्योंकि प्रशासन हमसे 30 सीट का टैक्स ले रहा है। तो हम क्या गाड़ी का संचालन करें? पहले ही हम बड़ा किराया नहीं ले रहे थे, लेकिन और बढ़ा के और क्या करें? डीजल में पैसा जा रहा है। टोल नाका बालाघाट से गाड़ी जबलपुर अगर चलती है तो 2200 रुपये सिर्फ नाके का पैसा देना पड़ रहा पर डे। 2200 रुपये नाके का दें कि 32,800 रुपये बालाघाट जबलपुर का टैक्स बने। आज की स्थिति में बालाघाट जिले के समस्त ऑपरेटर हैं बिल्कुल टैक्स के मामले में जीरो हो चुके। शनिवार को जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में भाजपा से जुड़े नेताओं की संख्या अधिक होने और कांग्रेस और अन्य दलों के प्रतिनिधियों को बैठक में आमंत्रित न किए जाने को लेकर इस बैठक का भाजपाईकरण होना बताया जा रहा है। दरअसल बैठक में लांजी विधायक हिना कांवरे ने प्रश्न उठाया था कि आपदा प्रबंधन समिति की पिछली बैठक में सांसद ढाल सिंह बिसेन ने जो प्रश्न उठाए थे, उसका असर आज की बैठक में देखने को नहीं मिल रहा है। बैठक में भाजपा के जिला अध्यक्ष रमेश भट्टेरे उपस्थित थे। उन्हें इस बैठक में आमंत्रित किया गया है, जबकि मैंने जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से पूछा तो उन्होंने एक बैठक में आमंत्रित किए जाने से इनकार किया। मेरी जानकारी में कांग्रेस जिला अध्यक्ष के विषय में यह पता है कि उन्हें बैठक में नहीं बुलाया गया और बैठक में बसपा सपा पार्टी के अध्यक्ष भी उपस्थित नहीं है। वह शायद उन्हें भी आमंत्रित नहीं किया गया होगा। जब लॉकडाउन के दौरान सभी के सहयोग से कार्य किया गया तो अनलॉक के दौरान सभी का सहयोग क्यों नहीं लिया जा रहा है? सांसद ढाल सिंह बिसेन ने आज मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड मॉयल भरवेली के अस्पताल का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सांसद बिसेन ने निरीक्षण के दौरान हॉस्पिटल को विस्तारित करने का सुझाव दिया और बेड की संख्या बढ़ाने की बात रखी, जिससे आसपास के क्षेत्र के लोग लाभान्वित हो सकें। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए बच्चों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर सहित अन्य आवश्यक चिकित्सा उपकरण दवाइयों की व्यवस्था करने के निर्देश भी बच्चों के इलाज में काम आते हैं।
कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए बालाघाट में कारगर तैयारियां चल रही हैं। इसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण मोइलद्वार आज जिले भर में 200 बेड का हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, जो हर हाल में दिसंबर 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगा। एमएस टीवी से खास चर्चा करते हुए सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने बताया कि कोरोना जैसे आपदा में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने अच्छा काम किया है। मरीजों को ज्यादा सहूलियत मिले इसके प्रयास किए गए। बालाघाट में ऑक्सीजन और इंजेक्शन की कमी नहीं होने दी गई और अब तीसरी लहर से निपटने की जोरदार तैयारी जारी है। जिले के लोगों ने लॉकडाउन में प्रशासन का साथ दिया और उनके सहयोग से संक्रमण पर काबू पाया जा सका। 1 जून से हो रहे अनलॉक में व्यापारी जनता दोनों को जो छूट दी जा रही है उसका प्रोटोकॉल के तहत उपयोग किया जाना चाहिए। मैं कोरोना काल में ही 27 तारीख को लोकसभा से आने के बाद बालाघाट के कटंगी विधानसभा के 8-10 सेंटर पे गया था, जाकर बाकायदा उनको वहाँ पर वैक्सीनेशन का कर रहा था। फिर 29-30 तारीख में मैं सिवनी के विधानसभा, सिवनी और बरघाट में काम किया। 3 तारीख को आपदा प्रबंधन की बैठक हुई। इसी बीच में मेरे ड्राइवर, मेरा गनमैन, मेरे पीए, सारे लोगों को कोरोना हो गया और इसी समय पर बहुत इतना तेज़ी के साथ कोरोना का हुआ कि मैं केवल सिवनी में काम कर पाया, बालाघाट नहीं आया और ना ही कभी आपदा प्रबंधन कमेटी की बैठक में आपको मालूम है कि कभी बालाघाट बुलाया गया। फिर चूँकि मेरे आने का इसलिए भी विषय नहीं बन पा रहा था क्योंकि मैं खुद आइसोलेशन में मुझे रह के घर से ही सारा काम करना पड़ा, इसलिए बालाघाट और सिवनी की दोनों जगह के लगातार कलेक्टर से, एसडीएम से लगातार चर्चा हो रही थी। इसी बीच में चाहे ऑक्सीजन का मामला हो, चाहे नए प्लांट लगाने का मामला हो, चाहे डॉक्टर्स की नियुक्तियों का मामला हो, सारे विषयों पे चर्चा। केवल घूम के निकलना ही सेवा नहीं होता, बैठ करके भी प्रबंधन किया जा सकता है और वो प्रबंधन करने का हमने काम किया। तो केंद्र सरकार से आपको तो 3 ऑक्सीजन प्लांट, तो आपको बालाघाट के 2, वारासिवनी का 1 और एक रिसेंट अभी और आपको एक प्लांट मिलने जा रहा है जो HCL में लगने जा रहा है। तो पहले वो छोटा प्लांट का प्लान कर रहे थे, मैंने उनसे कहा कि रिफिलिंग वाला बड़ा प्लांट करो ताकि भविष्य में हमको अन्य काम में भी आ सके। फिर इन सब के अलावा भारत सरकार से इसके पहले सिवनी में भी एक हमारा प्रारंभ कर चुके थे। मोइल के 2 हॉस्पिटल अंडर कंस्ट्रक्शन है जो हमने पहले स्वीकृत किए थे पिछले कार्यकाल में, एक भरवेली का और एक तिरुवड़ी का। वो लगभग कोशिश हमारी है कि अगस्त महीने तक उनको भी पूरा कर लें, जबकि उनके लिए जो टाइम है वो जनवरी 2021 तक का है। एक 10 बेड का हॉस्पिटल है, उसमें और HCL के मोइल के पैसे से एक और ऊपर एक G+1 बनाने के लिए और उसमें भी निर्देशित किया ताकि और कभी कोई दिक्कत आई तो हमारे पास एक बड़े हॉल उपलब्ध हो जहाँ पर ज़्यादा यदि मरीज़ रखने की पारी आई तो उनकी भी व्यवस्था की जा सके। देखिए, कोविड की पहली लहर में आपने देखा होगा कि केवल लोगों को हमने आइसोलेट करके उनको ठीक रखने का काम किया था। फिर भी उस समय पर कि भाई मरीज़ लगे तो लगभग 60-65 बेड आपके बालाघाट में पूरे तैयार करे थे। ग्रामीण क्षेत्र में उस तरह की स्थिति होती नहीं है। सिलेंडर्स की व्यवस्था थी, तत्काल सिलेंडर्स लाए, कुछ कंसनट्रेटर भी मंगाने का काम किया, पर उस समय पर व्यवस्था आपको मालूम है कि पैसा होने के बाद भी सामान नहीं मिल पा रहा था क्योंकि किसी के भी दिमाग में नहीं था इस तरह का होगा। तो फर्स्ट लहर में हमने पूरे 60 बेड बना के सब तैयार रखे थे, कोविड सेंटर बना के रखे थे, पर आपने देखा होगा कि लगभग वो भी सब खाली चले थे। सेकंड लहर जब आई अचानक से एकदम से आपने देखा होगा कोविड सेंटर में साधारण सा आइसोलेशन के लिए मरीज़ नहीं आया, एकदम से उसको ऑक्सीजन की कमी पड़ी और इसलिए उस समय पर फिर लगातार बेड बढ़ाने का काम किया, तत्काल बेड बढ़ाते चले गए और आज लगभग पूरे बालाघाट ज़िले के अंदर में CSC स्तर से लेके जिला स्तर तक लगभग 600 बेड की व्यवस्था पूरी अगली लहर को देखते हुए कर रहे हैं। इसके अलावा जो मान रहे हैं कि पहले बार बुजुर्गों का आई थी, दूसरी बार युवाओं का आई, अब तीसरी बार आशंका कर रहे हैं कि शायद बच्चों को आए, तो इसलिए बच्चों की दृष्टि से भी बेड तो वहीं रहेंगे, कंसनट्रेटर भी हो गए, ऑक्सीजन लाइन भी हो गई। और हमने कहा कि अब बच्चों के लिए क्या लग सकता है, तो बैठक करके उनके विशेषज्ञ जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं कि क्या क्या मेडिसिन लगेंगी, क्या क्या हमको प्रिकॉशन करने पड़ेंगे, कौन कौन से यंत्र लगेंगे, कौन से उपकरण लगेंगे, उस सारी चीज़ों की सूची लेके उनका भी ऑर्डर देने का काम कर दिया है। जैसे मास्क, छोटे बच्चों के लिए छोटा मास्क लगेगा, उनके लिए छोटे ऑक्सीजन के इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, उनके कफ निकालने की मशीनें लगेंगी, तो उनके लिए उनके अनुपात की मेडिसिन लगेंगी। तो उस तरह की जो भी मेडिसिन एक आज के समय को देखते हुए उन सारी चीज़ों को किया। भविष्य को किसी ने जाना नहीं किस तरह से आएगा, किस तरह से बीमारी आएगी, किस तरह से लक्षण लेके आएगी, तो लाक्षणिक चिकित्सा होती है और लाक्षणिक चिकित्सा के अनुसार मेडिसिन देने का काम होता है। तो उतनी व्यवस्था की चिंता करी, एम्बुलेंस कम थी, एम्बुलेंस की चिंता हो गई, आने वाले समय के लिए जो वेंटिलेटर चाहिए थे उनको ठीक करने का काम किया है। तो ऐसा नहीं है, सरकार अपने तरफ से सब कुछ करती है, पर हमारा भी एक कर्तव्य है जो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। कोरोना का भी संकट टला नहीं है। हम कल से भले ही अनलॉक, परसों से अनलॉक करना चालू करेंगे, तो आपके माध्यम से पब्लिक से कहना चाहता हूँ कि कोरोना के संकट को अभी आप मान के चलिए कि 1-1.5 साल होगा, ख़त्म होगा, नहीं होगा। हमारे पास भले ही आज की तारीख में हमने
पूरे सारे लोगों ने मिलकर के कोरोना पर जो काबू पाया है, पर ये किस रूप में कब कैसे आएगा, इसलिए मास्क लगाना ज़रूरी है। यहाँ तक कि घर में भी मास्क लगा के रखना ज़रूरी है। अपनी जीवनी शक्ति को बढ़ाना है, डिस्टेंस हमको शारीरिक दूरी का पालन करना है, अपना खान पान हमको थोड़ा अच्छा हेल्दी रखना है ताकि हमारी इम्यूनिटी, हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ी रहे। भीड़ भाड़ में जाने से बचना है। वैक्सीन हमको हर हाल में लगाना है। हम आने वाले समय में हर व्यक्तियों को वैक्सीन धीरे धीरे सबको उपलब्ध होते जा रहे हैं, तो सारे लोग वैक्सीन लगाएं। अब किसी को स्लॉट की उसकी ज़रूरत नहीं है, आप तत्काल जाइए, आधार कार्ड लेके जाइए, आपको इंजेक्शन लगने की चिंता करिए। जिस गांव में 100 लोगों की कोई सूची देगा, उसी गांव में वैक्सीनेशन करने के लिए डायरेक्ट टीम भेज दी जाएगी। तो इस तरह से पब्लिक भी सहयोग करे। भारतीय जनता पार्टी मंडल परसवाड़ा में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के तौर पर 30 मई को सफलतम 7 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा ही संगठन कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्र में सेवा कार्य किया गया। जहां भाजपा परसवाड़ा सेवा ही संगठन के मंडल प्रभारी डिगेंद्र गौतम ने बताया कि आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे के मार्गदर्शन में और भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के निर्देशानुसार मास्क वितरण और जनसंपर्क कर कोरोना के विरुद्ध टीकाकरण करने के लिए प्रेरित किया गया। बालाघाट के इतवारी बाजार स्थित थोक सब्जी मंडी में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कोरोना की रैपिड जांच की गई, जिसमें करीब आधा सैकड़ा सब्जी व्यवसायी और मंडी में काम करने वाले श्रमिकों सहित अन्य ने कोरोना का टेस्ट कराया। जिला फल सब्जी थोक विक्रेता संघ अध्यक्ष राकेश सेवियार ने बताया कि प्रशासन द्वारा कोरोना जांच को लेकर शिविर लगाया गया है। कोविड-19 का जो टेस्ट होता है वो यहाँ पे प्रशासन द्वारा लगाया गया था और हम लोगों ने भी बोले थे कि 1 तारीख से लॉकडाउन खुल रहा है, जो उस कारण से कोविड का टेस्ट हो जाना चाहिए, जिससे एक आदमी भी अगर कोरोना टेस्ट में आता है पॉजिटिव तो कम से कम ये उपलब्धि होगी हमारी और बाद के लिए परेशानी जो होने वाली है वो बच जाएंगी। और दूसरी चीज़ 2 दिन बाद प्रशासन ने ये भी बोला है कि यहाँ पे सभी दुकान वालों को वैक्सीन लगाने की भी योजना यहीं वो बनाएंगे, डॉक्टर को लेके आके और नर्सों को लेके आके और वैक्सीन यहीं लगेंगे। लॉकडाउन में बिरसा के विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सदस्यों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों के बीच जाकर मदद की। बजरंग दल के प्रखंड अध्यक्ष लखन पंचवे ने बताया कि हमारे सदस्यों के द्वारा आज बैगा जनजाति ग्राम बोरखेड़ा कुर्सीपार में जाकर गरीब बैगा परिवारों को राशन किट वितरित की गई। 30 मई रविवार को मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने वाले दिवस को भाजपा संगठन ने सेवा ही संगठन के रूप में मनाया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस अवसर पर गरीब और जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री, सैनिटाइजर, वेपोराइजर मशीन, फेस शील्ड, फेस मास्क सहित आदि कोरोना किट वितरित की। आयुष काढ़े का वितरण किया। वहीं कुछ वार्डों में निःशुल्क सब्जियों का वितरण भी किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।